Hello everyone, welcome to your channel. Today we'll be discuss about medical mycology. प्रीवियस लेक्चर में हम माइकोलॉजी सब्जेक्ट स्टार्ट किए थे और यहाँ पर आपको बताए थे कि इसके रिगार्डिंग में काफ़ी लेक्चर अभी रिमेनिंग बचे हुए हैं, तो उसी को हम फर्दर यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रीवियस में हमने काफ़ी लेक्चर को कंप्लीट किया है। आप भी अगर माइकोलॉजी के स्टार्टिंग लेक्चर नहीं देखे हैं, पहले आप स्टार्टिंग को देखिए, तब आपको इसके रिगार्डिंग में ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो सिस्टमिक माइकोसिस तक हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर चुके थे और यहाँ पर स्टार्ट किए थे अपॉर्चुनिटिक माइकोसिस को। ठीक है, अपॉर्चुनिटिक माइकोसिस में यहाँ पर प्रीवियस में 2 लेक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं। रिमेनिंग यहाँ पर बचा था एस्परजिलोसिस, जो कि अपॉर्चुनिटिक माइकोसिस है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग में और भी 2-3 लेक्चर बनेंगे अपॉर्चुनिटिक माइकोसिस का, उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक्चुअल में जो ये फंगस है जिसका नाम है एस्परजिलोसिस, ये फंगस नहीं है, ये डिजीज का नाम है। जिस शब्द में SIS लास्ट में लगा रहेगा तो दैट इज ये डिजीज की ओर इंडिकेट करेगा। ठीक है, ये चीज को समझिए। ये जो फंगस है, एक तरह कह सकते हैं कि ये यूबिक्यूटस होता है, मतलब यूबिक्यूटस नेचर का होता है। अब यहाँ पर एक नया शब्द आपको सुनने को मिला है कि यूबिक्यूटस का मीन्स क्या है। यूबिक्यूटस का मतलब होता है सर्वव्यापी। ठीक है, हिंदी में अगर चाहेंगे तो इसको बोलते हैं सर्वव्यापी। अब यहाँ पर सर्वव्यापी मतलब यहाँ पर ये होता है कि ये हर जगह पाए जाने वाला, मतलब कि आपके पूरे लेबोरेटरी में भी रहेगा, हॉस्पिटल में एज वेल एज हाउस होल्ड, हर जगह ये फंगस आपको अवेलेबल देखने को मिलेगा। इसलिए इसको नेचर ने ही यूबिक्यूटस नाम दिया गया है। तो एस्परजिलोसिस आर द यूबिक्यूटस इन नेचर, कभी कभार क्वेश्चन पूछ देगा तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, एस्परजिलोसिस फ्यूमिगेटस, ये इसका क्या है, कोस्टिव एजेंट का नाम है। क्लियर, कि एस्परजिलस जो फ्यूमिगेटस है ये कोस्टिव एजेंट है, मतलब कि ये सबसे ज्यादा पैथोजेनिक है, जो कि अपॉर्चुनिटिक पैथोजन के रूप में कंसीडर किया गया है। ठीक है, अदर भी इसकी कुछ अपॉर्चुनिटिक्स पैथोजन के स्पीसीज बची हुई हैं, जैसे कि यहाँ पर बता रहा है एस्परजिलस नाइजर, ठीक है, एस्परजिलस फ्लेवस और एस्परजिलस टेरियस है। ये कुछ अदर स्पीसीज है एस्परजिलोसिस के, लेकिन ये लेस कॉमन पैथोजेनिक होती है और सबसे ज्यादा यहाँ पर एस्परजिलस फ्यूमिगेटस ही होती है, जो इन्फेक्शन ये कोज करती है, तो आपके रिस्पायरेटरी रूट में सबसे ज्यादा इन्फेक्शन कोज करने का काम करती है। आप इस थोड़ी सी इमेज में समझिए एस्परजिलोसिस दिखता कैसे है। ठीक है, इसमें आइए आप पहले इसको हम समझते हैं। यहाँ पर आपको एक ड्रॉप बाय ड्रॉप टाइप का जो होता है फुब्बारे की जगह दिख रहा है, ये इसका एक स्पोर्स है और उस स्पोर्स का नाम होता है कोनेडिया स्पोर्स। आगे समझेंगे। यही जो कोनेडिया स्पोर्स होता है तो आपके रिस्पायरेटरी रूट से एंट्री करेगा और आपके लंग्स में इन्फेक्शन कॉज करेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, जो आपके यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट डाट डाट दिख रहे हैं, ये सभी क्या है, इसके कोनेडिया स्पोर्स है। अब ये कोनेडिया स्पोर्स जो होता है फ्यूमिगेटस का, आपके रिस्पायरेटरी रूट से एंट्री करेगा और ये ब्रोंकियल से होते हुए ब्रोंकस के एल्वोलाई लंग्स में पहुंचेगा और लंग्स में जाकर के ये उस यहाँ पर जो सेल्स प्रेजेंट होंगी तो ये सभी सीलिया वगैरह को डैमेज कर देता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा डैमेज करने का काम करेगा जो आपका ल्यूमेन वाला पार्ट्स होता है, जहां से एयर पास हो रही है। क्लियर, इसको हम डिटेल्स पैथोजेनेसिस में समझाएंगे, ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन था। चलिए आगे हम समझते हैं इसकी पैथोजेनेसिस या क्लिनिकल फीचर से। अभी हमने क्या बताया कि इसका रिस्पायरेटरी रूट कैसे एंट्री कर रहा है, कि इनहेलेशन ऑफ द कोनेडिया। ठीक ना, जो एस्परजिलस कोनेडिया स्पोर्स है, ये वाले जो पॉइंट नजर आ रहे हैं डाट डाट में, झुमके की तरह नजर आ रहे होंगे आप, जैसे जो लड़कियों के झुमके होते हैं उस टाइप का आपको नजर आ रही है, दैट इज क्या है, ये कोनेडिया है। इसको बोला जाता है एस्परजिलस कोनेडिया, या कि इसी को बोलते हैं स्पोर्स कोनेडिया। ये आपके इनहेलेशन के रूट के थ्रू एंट्री मारेगा, या कि इसी का दूसरा नाम होता है माइसीलियल फ्रेगमेंट। ठीक है, इसको भी याद रखिए। अब ये रिस्पायरेटरी रूट से जैसे एंट्री मारेगा तो आपके लंग्स में पहुंचेगा और लंग्स में पहुंच करके ये इन्फेक्शन कोज करता है करेगा। ठीक है, लेकिन ये सबसे ज्यादा प्रेजेंट कहाँ होता है, जो डिकेइंग मटेरियल सोयल और एयर एरिया होते हैं वहां पर ये सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है। ठीक है, वहां पर आप जैसे उसके कांटेक्ट में आएंगे डिकेइंग मटेरियल के, तो उस
के कांटेक्ट में आने से आपके रिस्पायरेटरी रूट से एंट्री करके आपके लंग्स में पहुंचेगा। अब यहाँ पर बात ये आती है कि हम बार बार यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी पैथोजन है, ठीक है। तो अब ये इन्फेक्शन किस पर्सन को कर सकता है, जो होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म वाले पर्सन होते हैं। होस्ट डिफेंस कंप्रोमाइज्ड पेशेंट उन पेशेंट को बोला जाता है जिनकी इम्यूनिटी जो होता है टोटली तरीके से फॉल होती है, वो किसी भी बैक्टीरिया वायरस फंजाई को सरवाइव नहीं कर सकते, उनकी एबिलिटी क्षमता को रोक नहीं पाते, उनमें सबसे ज्यादा ये इन्फेक्शन देखने को मिलता है। तो होस्ट डिफेंस इज द कंप्रोमाइज्ड एस्परजिलोसिस में डेवलप, ठीक है। अब इसके लिए तीन से चार रूट बनाए गए हैं, जिसमें से क्लिनिकल फॉर्म ऑफ द सिस्टमिक एस्परजिलोसिस एज फॉलोज। अब इसके लिए चार रूट से एंट्री करने के लिए बताया गया, ठीक है। इसको याद रखिएगा हमेशा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जनरेट होता है। फर्स्ट है यहाँ पर रिस्पायरेटरी डिजीज, सेकंड है इन्वेसिव एस्परजिलोसिस, थर्ड है सुपरफिशियल या कि सरफेस इन्फेक्शन या कि एस्परजिलोसिस, फोर है क्रोनिक पल्मोनरी एस्परजिलोसिस। क्लियर। इस स्ट्रक्चर को समझ लीजिए, फिर हम डिटेल्स में आते हैं। ये पॉइंट जो आपको नजर आ रहा है इसको बोला जाता है स्टेरिमेटा, ठीक है। ये शब्द याद रखिएगा, स्टेरिमेटा। पूछ देगा कि स्टेरिमेटा किस फंगस में प्रेजेंट होता है। इसके नीचे वाला जो रूट होता है इसको बोला जाता है वेसिकल, और इसी से लगा हुआ एक और रूट होता है, इसको बोला जाता है कोनेडिया पोर्स। और ये कोनेडिया पोर्स आगे एक सेप्टेड के रूप में अटैच होता है, जिसको हम सेप्टेड हाइपा कहते हैं। क्लियर। आगे अब हम डिटेल समझते हैं इसकी पैथोजेनेसिस को। अभी हमने क्या बताया कि एंट्री कैसे कर रहा है, इनहेलेशन ऑफ द स्पोर्स, और स्पोर्स कौन सा है, कोनेडिया स्पोर्स है, जिसको हम एस्परजिलस कोनेडिया भी बोलते हैं। अब ये एस्परजिलस फॉर्म चैन ऑफ द कोनेडिया, चैन के रूप में रहेगा और ये एंट्री मारेगा। तो इनहेलेशन दिस द एयरबोर्न कोनेडिया, एयरबोर्न के द्वारा ये इनहेलेशन हुआ, बाईपास द अपर रिस्पायरेटरी डिफेंस मैकेनिज्म एंड रीच द एल्वोलाई। मतलब कि कहने के मीन्स यहाँ पर ये है अपर रिस्पायरेटरी डिफेंस मैकेनिज्म के बाईपास होते हुए, ठीक है, मतलब वहां पर इंफेक्शन ना खोज करके डायरेक्ट ये रीच हो जाएगा कहाँ पर, एल्वोलाई के पास, ठीक है। अब एल्वोलाई के पास प्रेजेंट होती हैं कुछ सेल्स, जिसको बोलते हैं माइक्रोफेजेस सेल्स, और माइक्रोफेजेस में फाइगोसाइटोसिस स्टार्ट होता है। तो जब माइक्रोफेजेस सेल्स प्रेजेंट होती है एल्वोलाई के पास, तो इसके पास इतनी कैपेसिटी होती है कि अगर इसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो ये उसको किल करके बाहर एलिमिनेट कर सकती है। लेकिन अगर इम्यूनिटी ही फॉल है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है, सप्रेसिव पेशेंट है, तो वो उस कंडीशन में ये लड़ नहीं पाएगी। तो ये वही बता रहा है यहाँ पर कि प्रिवेंट द फाइगोसाइटोसिस विद द पल्मोनरी एल्वुलर माइक्रोफेजेस। अब ये प्रिवेंट करने की कोशिश करेगी, लेकिन ये प्रिवेंट नहीं हो पाती है। फाइनली जर्मिनेट एंड द कोलोनाइज। अब यहाँ से क्या होगा कि ये जो एस्परजिलस है कोनेडिया फॉर्म में गया, ये फाइनली जर्मिनेट होगा, दूसरे फॉर्म में बनेगा और उस कोलोन के पास जाकर के अपग्रेड हो जाएगा और किसका फॉर्मेशन कर देता है, एस्परजिलोसिस। एस्परजिलोसिस दैट इज आल्सो नोन एज द डिजीज। क्लियर। इतना आप इसके बारे में समझ गए। अब यहाँ पर हम एक एक करके समझ लेते हैं, ठीक है, कि जो एस्परजिलोसिस कोज कर रहा है सबसे पहले रिस्पायरेटरी डिजीज कोज करेगा। तो रिस्पायरेटरी डिजीज में सबसे फर्स्ट आता है एस्परजिलस अस्थमा, मतलब कि डायरेक्ट पेशेंट को अस्थमा ही कंडीशन करेगा। उस कंडीशन में होता क्या है कि हाइपर सेंसिटिविटी टू द एस्परजिली में अकर्स इन द एटोपिक इंडिविजुअल फॉलोइंग इनहेलेशन ऑफ द स्पोर्स ऑफ द एस्परजिली, ठीक ना। एस्परजिलिस का जो स्पोर्स होता है वो इनहेलेशन जब करेगा तो उस कंडीशन में यहाँ पर एलर्जिक कंडीशन देखने को मिलेगी, जिसको बोला जाता है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन या कि एलर्जी। और इस पेशेंट में जो एटोपिक कंडीशन हो जाती है, इसको हम डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे जब एलर्जी के पढ़ाएंगे आपको, तो ठीक है। अभी सब इतना बस समझे रहिए। इसी में क्या हो जाता है, फिर सबसे पहले अस्थमा की कंडीशन अपीयर हो जाती। सेकंड कंडीशन होती है रिस्पायरेटरी डिजीज में एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस, जिसको हम एबीपीए भी कहते हैं, एबीपीए। The fungus grows within the lumen of the bronchioles, which may be the occluded by the fungus plug. Some patient may the expectorant mucus plug containing the फंगस। पॉइंट को समझिए, बहुत ही इंटरेस्टेड पॉइंट है यहाँ पर। देखिए एबीपीए में होता क्या है कि जो फंगस होता है वो डायरेक्ट कहाँ पर पहुंच जाता है, आपके एल्व्यूलस पर,
ठीक ना। और एल्वियोलस का जो ल्यूमेन वाला पार्ट्स होता है, मतलब कि जो खोखला वाला पार्ट्स होता है इस तरीके से वहां पर पहुंचेगा, और ये एक तरह का है प्लग का फॉर्मेशन करेगा जिसको हम बोलते हैं ओक्लड, ठीक ना। ओक्लड का मतलब होता है बाधा डालना, कि मतलब वहां पर फंगस क्या करेगा, जितना म्यूकस का फॉर्मेशन हो रहा है उसको एकदम प्लग बना देता है, ठीक है। अब जब प्लग बन गया तो वहां पर फिर क्या होता है, एक्सपेक्टोरेंट एक्सपोरेट म्यूकस का फॉर्मेशन होता है, मतलब कि उसकी में जो होता है थिक म्यूकस का फॉर्मेशन होगा, और उस थिक म्यूकस में क्या रहेगा, सबसे ज्यादा जो होता है फंगस कंटेन रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये किस कंडीशन में होता है, एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस में। क्लियर। नेक्स्ट कंडीशन आती है रिस्पायरेटरी, जिसमें एस्परजिलोमा। एस्परजिलोमा का मतलब यहाँ पर क्या है कि इन्फ्लामेशन की कंडीशन हो जाती है, ठीक है। ओमा का मतलब ही होता है इन्फ्लामेशन। द फंगस द कोलोनाइज इन द प्री एग्जिस्टिंग पल्मोनरी कैविटी सच एज द ट्यूबरकुलोसिस सिस्टिक डिजीज, इट इज द ऑफन कॉल्ड द फंगस बल, ठीक ना। पॉइंट को समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर इसके रिगार्डिंग में, ठीक है। देखिए, एस्परजिलोमा होता क्या है कि जो फंगस है वो कोलोन के पास पहुंचेगा। कोलोन मतलब कि जहां पर कैविटी वाला पार्ट्स होगा, मतलब कि पल्मोनरी के लंग्स का जो कैविटी वाला पार्ट्स होगा, कैविटीज का मतलब होता है खाली जगह, वहां पर पहुंचेगा। और ऐसी कंडीशन में ये उत्पन्न होता है एस्परजिलोमा, जो पेशेंट ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी से ग्रसित हो या कि सिस्टिक डिजीज से ग्रसित हो, उसमें एस्परजिलोमा देखने को सबसे मिलेगा। अब जब ये कैविटीज में जा करके इस तरीके से फंगस को करेगा, तो उस कंडीशन में होगा क्या कि जब ट्यूबरकुलोसिस और सिस्टिक डिजीज में ये फंगस अपना कोलोनाइज कैविटीज में जा करके प्री एग्जिस्टिंग करेगा, तो उस दौरान पर ये फंगस बाल का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो कभी कभार क्वेश्चन पूछ देगा कि किस फंगस में जो होता है तो फंगस बाल देखने को मिलता है। ये पॉइंट को याद रखिए, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। क्लियर। 3 पॉइंट आप समझ गए। नेक्स्ट समझिए यहाँ पर इसके थोड़ी सी डायग्राम के बारे में, ठीक ना। डायग्राम से समझाते हैं तब आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर ये क्या है, एस्पोरुलेशन, मतलब कि ये स्पोर्स है किसका, एस्परजिलोसिस का। अब ये एस्परजिलोसिस यहाँ पर, अब ये एस्परजिलोसिस का जो स्पोर्स पार्टिकल्स हैं ये आपके रिस्पायरेटरी रूट से एंट्री किया, ठीक है ना। अब ये एंट्री करके कहाँ पहुंचेगा, रिस्पायरेटरी रूट से होती है लंग्स के एल्वोलाई पर पहुंचेगा। अब ये कोनिडिया जैसे ही आपके एल्वोलाई पर पहुंचेगा तो वहां पर प्रेजेंट होते हैं एल्वोलर के पास ल्यूमेन, ल्यूमेन का खोखला वाला पार्ट इसको, और वहां पर बहुत सारी सेल्स होती हैं, और स्पेशली यहाँ पर जो माइक्रोफेजेस सेल्स होती हैं, सिलिएटेड सेल्स होती हैं, वहां पर जाकर के अडियर हो जाएगा। और अडियर हो करके, ठीक है, वहां पर क्या करेगा, डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में काम करने लगेगा। मतलब कि जो मैक्रोफेजेस सेल्स होंगी इससे फाइट करेंगी, और फाइट अगर नहीं कर पाती हैं तो फिर मैक्रोफेजेस सेल्स को ही क्या करेगा, किल करेगा उसके अगेंस्ट में। और वहां पर किसके अगेंस्ट में, किसके अब्सेंस में, कोलेडिया जर्मिनेशन इन द अब्सेंस ऑफ द सफिशिएंट पल्मोनरी डिफेंस, मतलब इसके अब्सेंट में ये फिर क्या करेगा, कोनिडिया का जर्मिनेशन स्टार्ट कर देगा, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये सेल्स हैं, ठीक है, और ये क्या है आपका है, एस्परजिलस है, और ये एस्परजिलस इसके साथ में अटैच हुआ और अटैच होकर इसको किल करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये अपना मैकेनिज्म परफॉर्म करता है रिस्पायरेटरी रूट में। तो थोड़ी सी ये पॉइंट है, इसको आप इतना समझ के रखिए, ज्यादा इसके डीप में जाएंगे तो कम कंफ्यूज हो जाएंगे। क्लियर। आगे समझिए इन्वेसिव एस्परजिलोसिस। इन्वेसिव एस्परजिलोसिस का मतलब क्या है कि ये डायरेक्ट क्या किसकी बात कर रहा है, आपके पूरे सिस्टम की ही बात कर रहा है। मतलब कि इसमें डायरेक्ट आपके बॉडी में सिस्टम ही इन्वॉल्व हो रहा है इस कंडीशन में। इन्वेसिव का मतलब ही होता है, कह सकते हैं डेंजरस या कि अटैक करना। तो इन्वेसिव एक डिसेमिनेटेड एस्परजिलोसिस occurs in severely immunocompromised individual, मतलब कि ये जो देखने को मिल रहा है तो जो severely immunocompromised पेशेंट होंगे उनमें सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। और स्पेशली द फंगस स्पेकुलाइज इन द लंग्स टिश्यू एंड देन डिसेमिनेटेड इन्वॉल्व इन द अदर ऑर्गन, पार्टिकुलरली द ब्रेन, किडनीज यानी हार्ट, ठीक है। अब इसमें
अब इसमें ये हो रहा है कि इसमें डाइट किसकी बात कर रहा है, डाइट पार्टिकुलर सिस्टम की ही बात कर रहा है, ठीक है, कि जो फंगस है वो फंगस कहाँ पर पहुंचा, आपके लंग्स टिश्यू में, और वहां से डिसेमिनेट हो गया, डिसेमिनेट का मतलब स्प्रेड हो गया कहाँ, अदर ऑर्गन, लाइकली जैसे यहाँ पर ब्रेन, किडनी और हार्ट, इन सभी जगह जैसे ही पहुंचेगा, जैसे ब्रेन की मेनिंजेस लेयर में इन्फेक्शन कर देगा, किडनी डैमेज कर देगा और हार्ट की लेयर में भी डैमेज कर देगा। क्लियर। तो ये इन्वेसिव एस्परजिलोसिस की कंडीशन में देखने को मिलता है। सुपरफिशियल इन्फेक्शन या कि कह सकते हैं सरफेस एस्परजिलोसिस में तीन तरीके से कंडीशन होती है, और ये तीनों कंडीशन आपके फेशियल से रिलेटेड होती है। फर्स्ट यहाँ पर है साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस की कंडीशन में क्या हो रहा है कि आपके रिस्पायरेटरी में ही इन्फेक्शन कर रहा है, और इसके अंतर्गत एस्परजिलस फ्लेवस और एस्परजिलस फ्यूमिगेट है, ठीक है। माइकोटिक केराटाइटिस में क्या हो रहा है, आपकी आई से रिलेटेड बात कर रहा है, इसके रिगार्डिंग में फ्लेवस और फ्यूमिगेटस इन्वॉल्व हो रहा है। ओटोमाइकोसिस में एस्परजिलोसिस का पार्टिकुलरली जो नाइजर वाला है स्पीसीज वो इन्वॉल्व हो रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे जनरेट होगा कि विच ऑफ द फंगस आर कॉज्ड साइनोसाइटिस आर एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पर जो साइनोसाइटिस है तो ये फ्लेवस और फ्यूमिगेटस कर रहा है। माइकोटिस केराटाइटिस, फ्लेवस और फ्यूमिगेटस मतलब ये दोनों आपका साइनसाइटिस और आई इन्फेक्शन कर रहा है। जबकि ओटोमाइकोसिस, ओटो का मतलब क्या होता है, ईयर, मतलब आपकी कान की बात कर रहा है, मतलब कान में इन्फेक्शन जो कर रहा है, तो पार्टिकुलरली एस्परजिलस नाइजर कर रहा है, ठीक है। तो एग्जाम्पल जरूर याद रखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन जनरेट होते हैं। क्रोनिक पल्मोनरी एस्परजिलोसिस में क्या हो रहा है कि लॉन्ग टाइम के बाद आपके बॉडी में इन्फेक्शन इसका अपीयर होगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन दैट कैन कॉजिंग द स्कैरिंग एंड द डैमेज टू द लंग्स है, ठीक है, इस कंडीशन में होता है। होप सो आपको पैथोजेनेसिस समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर थोड़ी सी इसका साइन और सिम्टम समझ लेते हैं, क्योंकि इसको समझना भी जरूरी है। अब आपके बॉडी में एस्परजिलोसिस का इन्फेक्शन इन्वॉल्व हो गया, प्रेजेंट हो गया, तो उस कंडीशन में होगा क्या क्या कि पेन इन द चेस्ट एंड द बोन, आपके बोन और पेन चेस्ट में बना रहेगा। निमोनिया कंडीशन होगी, विजुअल डिफिकल्टीज होगी, देखने की क्षमता नहीं रहेगी। ब्लड इन यूरिन, मतलब किडनी में अगर पहुंचा है तो ये होता है हीमेचूरिया की कंडीशन कर देता है, तो यूरिन में ब्लड आने लगेगा। लेस यूरिन रहेगा, हेडेक बना रहेगा, चिल्स रहेगा, मतलब ठंड रहेगी बॉडी। पार्टिकुलर इन द ब्रीथिंग, सॉरी, डिफिकल्टी होगी ब्रीथिंग, सांस लेने में कठिनाइयां होगी। कफ विद द स्पूटम प्रोडक्शन, मतलब कि स्पूटम कफ के साथ ज्यादा निकलेगा। ब्लड इन द स्पूटम, स्पूटम के साथ ब्लड आएगा। स्किन में सोर्स बना रहेगा, और यहाँ पर एनारोक्सिया की कंडीशन रहेगी, वेट लॉस की कंडीशन होगी, ठीक है। कफिंग बना रहेगा, स्विजिंग रहेगी, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ है, चेस्ट पेन रहेगा, फटिग रहेगा, वेट लॉस होगा, और हीमोटेस्टिस की कंडीशन होगी, मतलब कि कफिंग होगा ब्लड के साथ में, ठीक है। वही पॉइंट जो यहाँ पर हमने मेंशन किया वही पॉइंट है। क्लियर। तो इतना आप इसको समझ के रखिएगा कि क्वेश्चन यहाँ से भी जनरेट होते हैं। अब इन्फेक्शन हो गया, अब आपको समझना क्या है, इसकी लेबोरेटरी डायग्नोसिस। तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस जब आप करेंगे तो आपको जरूरत पड़ेगी स्पेसिमेन। तो स्पेसिमेन में आप यहाँ पर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन है तो स्पूटम ले लीजिए, ब्रोंकियल एल्वोलर लावेस ले लीजिए, या कि बायोप्सी लेकर के भी डायग्नोस कर सकती हैं। सबसे पहले आपको डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करना है, तो डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में आपको स्पेसिमेन को प्रिपेयर करना है, रिवेयर इन द नॉन पिगमेंटेड सेप्टेट हाइपी, ठीक है। मतलब जब आप केएस माउंट करेंगे तो उसमें आपको नॉन पिगमेंटेड, मतलब उसमें पिगमेंट नहीं रहेगा, सेप्टेट हाइपी के फॉर्म में 3 to 5 माइक्रोमीटर डायमीटर का रहेगा, या कि आपको डाइको टोमोस ब्रांचिंग के रूप में दिखाई देगा। डाइको को टोमो ब्रांचिंग कुछ इस तरीके से रहती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपको डाइकोटोमो ब्रांचिंग दिख रही है। एट द एंगल ऑफ द अप्रोक्सीमेटली 45 है, मतलब कि इसका जो एंगल रहेगा तो अप्रोक्स 45 का रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर नजर आए। बायोप्सी अगर सेक्शन कर रहे हैं, कैन बी द स्टेन द HND स्टेनिंग एंड पास स्टेनिंग एंड एग्जामिन फॉर द कैरेक्टरिस्टिक द हाइपी। आप HND स्टेनिंग करेंगे तो इस तरीके से आपको हाइपी नजर आएगी, तो आप उससे भी डिमोस्ट्रेट करके देख सकते हैं। क्लियर।
इसके लिए कल्चरिंग भी की जाती है। तो कल्चरिंग में आपको क्या करना है कि जब क्लिनिकल आपके पास स्पेसिमेन आया हुआ उसको आप एसडीए अगार में इनोकुलेट करिए और इसको इंक्यूबेट कर दीजिए आप 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में 1-2 डेज के लिए। इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि इसके लिए कोई भी ड्रग की ज़रूरत नहीं होगी, मतलब कि विदाउट साइक्लोहेक्सिमाइड, ठीक ना, साइक्लोहेक्सिमाइड ड्रग की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आप डायरेक्ट इसको इनोकुलेट करके इंक्यूबेट करिए, तब आपको 1 से 2 दिन में जो कॉलोनीज नजर आएगी। इसको याद रखना है कि कॉलोनीज बल्वेटरी टू द पाउडरी सरफेस, जिस तरीके से बल्वेटम रूस होता है उस तरीके से बल्वेटरी पाउडरी सरफेस के रूप में ये नजर आई। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये होती है बल्वेटरी सरफेस पाउडरी, ठीक ना। लेकिन ये जो कॉलोनीज होती है तो वो कलरफुल होती है, ठीक है, और आपको ग्रीनिश कलर की नजर आती है। जो फ्यूमिगेटस होगा एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, आपको यहाँ पर ग्रीनिश कलर की नजर आएगी, जबकि जो एस्परजिलस नाइजर होगा वो आपको ब्लैक कलर की कॉलोनीज नजर आएगी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये कुछ आपको इस तरीके से ब्लैक कलर की नजर आ रही है। ये आपको कॉलोनीज है, ये माइक्रोस्कोपी है, ठीक ना, ये कॉलोनीज है और ये माइक्रोस्कोपी है। यहाँ पर फ्लेवर्स जो रहेगा वो गोल्डन येलो कलर की कॉलोनीज नजर आएगी। यहाँ पर देख सकते हैं गोल्डन येलो कलर की आपको कॉलोनीज नजर आ रही है, ठीक है। तो इससे भी आप पता लगा सकते हैं कि ये फंगस का इन्फेक्शन है कल्चरिंग करके। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर आप इसका ट्रीटमेंट करेंगे जब आपको डायग्नोसिस कर चुके हैं, तो इसके लिए एंटी फंगल मेडिकेशन यूज किया जाता है, जिसमें से बेरिकोनेजोल यूज किया जाता है, इट्राकोनाजोल यूज कर सकते हैं, ठीक ना, मतलब कि जोल समूह का जो होते हैं उसमें सर्जिकल रिमूवल ऑफ द अफेक्टेड टिश्यू और द फंगल वाल्स हैं, ठीक ना। मतलब यहाँ पर ये होता है जो फंगल वाल्स मैंने देखा था तो उस दौरान पर आप सर्जिकल से रिमूव भी कर सकती हैं, लेकिन ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है। सपोर्टिव केयर में आप ऑक्सीजन थेरेपी और एक ही पेन मैनेजमेंट भी देख सकती हैं, क्योंकि ये रिस्पायरेटरी में इन्फेक्शन करेगा तो उसके लिए आपको ऑक्सीजन थेरेपी भी देना पड़ेगी। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं कि अवॉइड द एक्सपोजर टू द कंटामिनेटेड सॉइल, डस्ट एंड वाटर, ठीक है, इनसे प्रिवेंट करिए। यूज प्रोटेक्टिव मास्क व्हेन द हैंडलिंग द सॉइल एंड प्लांट, ठीक है। कीप इंडोर द इन्वायरमेंट क्लीन ड्राई, अवॉइड द शेयरिंग पर्सनल केयर आइटम्स एंड मेडिकल इक्विपमेंट। ये सभी चीज से आप क्या करिए, प्रिवेंट करिए और आप बच सकती हैं और अपने सामने वाले पेशेंट को भी बचा सकती है। It's essential to the consult the healthcare professional for the proper diagnosis and treatments if you suspect as a aspergillosis infection। कहने का मतलब ये है कि aspergillosis infection को आपको सस्पेक्टेड नजर आ रहा पेशेंट, तो आप अपने हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल डॉक्टर फिजिशियन होते हैं उनसे डायग्नोस करवाइए और प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट करवाइए। क्लियर। तो होप सो आपको समझ में आया होगा कि एस्परजिलोसिस क्या होता है, कैसे इन्फेक्शन करता है, कैसे दिखाई देता है, क्या डायग्नोसिस है, ए टू जेड हमने एक्सप्लेन किया, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपको जिस टाइप का रिक्वायरमेंट होता है आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी दीजिए, हम तो जरूर रिप्लाई करेंगे और आपकी वीडियो लेक्चर अवेलेबल करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं न्यू लेक्चर के साथ में। थैंक यू सो मच।